हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी स्टेशन विद पीके सर। आज हम आईआईटी फाउंडेशन सीरीज़ की सेट रिलेशन एंड फंक्शंस का चैप्टर करेंगे, जो आपका एनटीएससी ओलंपियाड और जो भी आपके कंपटीशन एग्जाम हो उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है, A, B and C are three non-empty sets. If A is a subset of B and B is a subset of C, then which of the following is true? ये कह रहा है ए बी और सी आपके पास तीन नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब होता है कि इन सेट में कोई ना कोई एक एलिमेंट जरूर है। अब ए जो है वो सबसेट है बी का और बी जो है सबसेट है ए का, तो इट बी सबसेट है सी का, तो इट मीन्स ए सबसेट होगा किसका, सी का भी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो आपको बताना है इनमें से कौन सी टर्म ट्रू होगी। बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी होगा, या फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू बी होगा, या ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी होगा। तो इन सब ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सी ऑप्शन होगी। तो देखिए, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन देखता हूँ, बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, बी माइनस ए मीन्स होता है ओनली इन बी और सी माइनस बी होता है ओनली इन सी। तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो इसका हो नहीं सकता, इसका ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। अब सी ऑप्शन कैसे होगा ये देख लीजिए। ये कह रहा है ए बी, ए सबसेट है बी का, तो आप ए यूनियन बी फाइंड आउट कीजिए। अगर मैं ए यूनियन बी फाइंड आउट करूंगा तो यूनियन में आपके सभी एलिमेंट आते हैं, जो एलिमेंट ए में प्रेजेंट है वो भी, जो बी में है वो भी, और जो प्रेजेंट नहीं है वो भी। अब ए बी का सबसेट है तो इट मीन्स इसके अंदर कौन आएगा, बी आ जाएगा। ए यूनियन बी किसके बोला है, बी। क्यों, क्योंकि बी के अंदर ए के भी एलिमेंट आ रहे हैं और बी के भी एलिमेंट आ रहे हैं। ऐसी अगर मैं बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करूंगा तो बी इंटरसेक्शन सी इट मीन्स जो वो एलिमेंट आएंगे इंटरसेक्शन में जो बी में भी कॉमन है और सी में भी कॉमन है। अब देखिए, बी जो है वो सी का सबसेट है, तो दोनों में कौन से एलिमेंट कॉमन होंगे, जो बी में प्रेजेंट होंगे। तो इट मीन्स ये भी किसके इक्वल आएगा, बी के। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन हो जाएगा। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, सी। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। इफ S is the set of squares and R is the set of rectangles, then S union R minus S intersection R is, ये कह रहे हैं S क्या है, सेट ऑफ स्केयर। स्केयर क्या होता है, जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल्स भी कैसे होते हैं, आपके इक्वल होते हैं, और ईच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का। रेक्टेंगल की मैं बात करूं, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ईच एंगल 90 डिग्री होते हैं और डायगोनल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इट मींस जितने भी स्क्वायर है उसको आप रेक्टेंगल्स तो बोल सकते हैं, बट ऑल रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर, लेकिन सभी रेक्टेंगल जो वो स्क्वायर नहीं हो सकती। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए, अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन होगी। अब आप मुझे ये बताइए, जब मैंने अभी बताया तुम्हें जितनी भी स्क्वायर है वो रेक्टेंगल हो सकती हैं, और जितने रेक्टेंगल है वो स्क्वायर नहीं हो सकते, क्योंकि रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। तो देखिए, सबसे पहले S इंटरसेक्शन R निकालेंगे हम। अब S इंटरसेक्शन R इज इक्वल टू क्या आएगा, S के, क्योंकि जो प्रॉपर्टी दोनों में कॉमन हो। अब दोनों में क्या कॉमन होगा, जितने भी स्क्वायर हैं वो क्या कहलाते हैं, रेक्टेंगल कहलाते हैं। तो इट मींस S इंटरसेक्शन R किसके इक्वल आएगा, स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अब S यूनियन R, S यूनियन R माइनस एस, इट मीन्स इसका मतलब होता है द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट ओनली इन एस यूनियन आर, जो केवल एस यूनियन आर में प्रेजेंट है लेकिन इस एस में प्रेजेंट नहीं है। तो इसमें से कौन प्रेजेंट होंगे, केवल, अब एस यहाँ पर भी है स्क्वायर और यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो क्या बचेगा, केवल आपके पास आर। तो क्या आ जाएगा, आर। और आर किसको डिनोट कर रहा है, सेट ऑफ रेक्टेंगल्स को। तो आर आ जाएगा आपका सेट ऑफ रेक्टेंगल्स बट नॉट स्केयर, जो केवल रेक्टेंगल है लेकिन स्केयर नहीं है, क्योंकि स्केयर भी रेक्टेंगल्स होती है। तो मेरा ऑप्शन क्या होगा, सेट ऑफ रेक्टेंगल्स बट नॉट स्केयर, जो केवल रेक्टेंगल्स है लेकिन स्केयर नहीं है। ये +1 का फर्स्ट चैप्टर है सेट का, और सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन है। तो आप +1 का ये जो चैप्टर है सेट का मेरी वीडियो में देख सकते हैं, मैथ स्टडी स्टेशन विद पीके सर पे, ताकि आपको ये यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होते हैं ये चीज़ें अच्छे से समझ आ जाए। आपको इसी चैनल पे मेरी वीडियोस मिल जाएंगी।
तो देखिए अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, if a is equal to 1 2 3 4 5 6, then how many subset of a containing the element 2 3 and 5। अब देखिए नंबर ऑफ सबसेट के लिए फॉर्मूला आता है 2 रेज टू पावर n। अब n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। अब इसकी बात करें, अगर मैं सभी एलिमेंट लेता तो 2 रेज टू पावर क्या आता, 6। लेकिन मुझे एलिमेंट लेने हैं 2 3 और 5, केवल तीन ही एलिमेंट लेने हैं, तो हो जाएगा 2 रेज टू पावर 3, और 2 रेज टू पावर 3 किसके इक्वल होता है, 8 के इक्वल होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसकी, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपके पास, इफ a इज इक्वल टू, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इफ a इज इक्वल टू a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, ये सेट है। b एक अनदर सेट है जिसके एलिमेंट है a कॉमा सी कॉमा ई कॉमा जी, और c एक अनदर सेट है जिसके एलिमेंट है b कॉमा डी कॉमा ई कॉमा जी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी वैल्यू ट्रू होगी। तो देखिए हम निकाल के देख लेते हैं कि c जो है सबसेट है a यूनियन b का, या c सबसेट है a इंटरसेक्शन b का। चलो चेक करके देख लेते हैं। हम पहले a यूनियन b निकालते हैं। a यूनियन b में क्या होंगे, प्रत्येक एलिमेंट आएंगे जो सेट a में भी प्रेजेंट और b में भी। तो यहाँ पर आपके एलिमेंट हो जाएंगे a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई। अब a सेट a में भी है b में भी है, b सेट a में है नहीं है, ये भी आएगा। c दोनों में प्रेजेंट है, इसको भी लेंगे। d इसमें प्रेजेंट है, d को भी लेंगे। e दोनों में प्रेजेंट है, e को भी लेंगे। अब कौन लेफ्ट रहता है, केवल g, तो g और आ जाएगा। तो a यूनियन b के आ जाएंगे a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा जी। और a यूनियन b कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन a और इन b और इन बोथ, वो सभी एलिमेंट जो या तो a में प्रेजेंट है या b में या फिर दोनों में। तो मैंने ये ले लिया a यूनियन b। अब अगर मैं निकालता हूं a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b, अब जो दोनों में कॉमन है, अब दोनों में कौन कॉमन है, दोनों में अगर मैं कॉमन देखूं तो a और b में a कॉमन है और आपका e कॉमन है और c कॉमन है, तो c और e कॉमन आएगा। ऐसे ही अगर मैं निकालता हूं, अब c की बात करें, b d e और g एलिमेंट है, तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, c इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b। सबसेट का मतलब होता है c के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे a यूनियन b में प्रेजेंट होने चाहिए। अब देखिए a यूनियन b के अंदर एलिमेंट है a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा जी। अब c सेट में देखिए क्या वो सभी एलिमेंट है जो इसके अंदर a यूनियन b में है, तो b c सेट में है, a यूनियन b में भी है। d सेट c में है, a यूनियन b में भी है। e सेट c में है, इसमें भी है, यूनियन b में। g भी दोनों में। तो इसका मतलब c जो है वो सबसेट होगा किसका, a यूनियन b का। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा इसका। अब c इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। अब देखिए c के अंदर सेट एलिमेंट है b, और b जो वो बिलोंग्स नहीं कर रहा किसके अंदर, a इंटरसेक्शन b में, यानी a इंटरसेक्शन b में b प्रेजेंट है नहीं है, तो ऑप्शन b नहीं हो सकता। अब c की बात करते हैं, a यूनियन b आया आपका a b c d e g। अब a यूनियन c और निकाल लीजिए। a यूनियन अगर मैं c फाइंड आउट करूंगा तो a के सभी एलिमेंट a b c d e। अब C के वो एलिमेंट देख लो जो इसमें नहीं आए, तो B आ चुका है ऑलरेडी, D भी आ चुका है और E भी आ चुका है, लेकिन कौन नहीं आया, G। अब A यूनियन C और A यूनियन B दोनों के एलिमेंट सेम है, तो ऑप्शन C भी होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन D हो जाएगा, बोथ A एंड B। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन D, बोथ A एंड C। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इफ A1 इज अ सबसेट ऑफ A2 और A2 सबसेट है A3 का, ऐसे ही अप टू सोन 50 तक, देन NAX इज इक्वल टू x माइनस 1, देन फाइंड n। ये जो साइन है इंटरसेक्शन का साइन है, x की जो वैल्यू है 11 से लेके 50 तक लेनी है। तो AX, अब देखिए इंटरसेक्शन में होते हैं जो एलिमेंट दोनों में कॉमन है। इट मींस अगर मैं जर्नली एन ए इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन अप टू A50 तक लेता हूं, तो इसका आंसर आएगा NA1। क्यों,
क्योंकि A1 ही एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसके सभी एलिमेंट A2, A3, A50 तक प्रेजेंट होंगे। कॉमन एलिमेंट क्या होंगे? A1 के ही होंगे। तो ये किसके इक्वल आएगा? Na1 के। तो अब आपको इसका आंसर फाइंड आउट करना है, तो बिल्कुल इजी है। Na11 इंटरसेक्शन A12 इंटरसेक्शन अप टू A50 तक, क्योंकि 50 तक है टोटल। तो ये आपके पास आ जाएगा Na11, और Na11 आपका किसके इक्वल हो जाएगा? अब ये इसको देखिए, x किस में रिप्लेस हो जाएगा? 11 में। तो 11 माइनस 1 10। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो 10 इसका आंसर आएगा। तो फिफ्थ का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। तो 6th क्वेश्चन क्या आपके पास? क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। अ ग्रुप of 30 people take either tea or coffee. If 12 people do not take tea and 15 people take coffee, then how many people take tea? ये कह रहा है ग्रुप ऑफ 30 पीपल टेक आइदर टी और कॉफी। 30 व्यक्तियों का एक समूह है जिसमें से वो लोग या तो चाय पीते हैं या फिर कॉफी पीते हैं। इफ 12 पीपल डू नॉट टेक टी, अगर 12 व्यक्ति ऐसे हैं जो चाय नहीं पीते हैं, एंड 15 पीपल यानी कि वो केवल कॉफी पिएंगे, और 15 पीपल टेक कॉफी, और 15 व्यक्ति ऐसे हैं जो कॉफी पीते हैं। अब ये हो सकता है कि वो चाय भी पिए। देन हाउ मेनी पीपल टेक टी, तो आपको बताना है कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो चाय पीते हैं। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम वेन डायग्राम से पढ़ेंगे। वेन डायग्राम क्या होते हैं? तो आप मेरा मैथ स्टडी स्टेशन पे फर्स्ट चैप्टर देख सकते हैं, +1 क्लास का सेट्स, उसमें मैंने वेन डायग्राम भी आपको अच्छे से समझा रखी है। तो देखिए, मान लीजिए आपने एक वेन डायग्राम बनाया, एक डिनोट कर रहा है आपको टी का और दूसरा किसको डिनोट कर रहा है? कॉफी का। अब देखिए टोटल 30 पीपल्स हैं, तो एन टी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या हो गया? 30। अब 12 ऐसे हैं डू नॉट टेक टी, तो यानी कि केवल कॉफी लेंगे, सी माइनस टी इज इक्वल टू क्या हो गया? 12। ऐसे ही 15 पीपल टेक कॉफी, तो एन सी इज इक्वल टू क्या हो गया? 15। तो हाउ मेनी पीपल टेक टी, तो आपको बताना कितने टी लेंगे। अब केवल जो कॉफी लेते हैं वो ये डिनोट कर रहे हैं, तो ये हो जाएंगे आपके 12। अब जो ये दोनों में कॉमन वाला टर्म्स है, ये यानी कि दिखा रहा है कि जो चाय को भी पसंद करते हैं और कॉफी को भी, और ये वाला जो बच रहा है ये केवल ओनली टी को। तो अब 12 पीपल तो ऐसे जो कॉफी पसंद करते हैं। अब इसने कहा कि 15 पीपल्स ऐसे हैं जो कॉफी पसंद करते हैं, तो 12 तो इसके अंदर आ गए, और 3 यहाँ पर आ जाएंगे दोनों में, क्योंकि 3 पीपल्स ऐसे होंगे जो कॉफी भी पसंद करेंगे और चाय भी। तो 12 + 3 15 हो गया। अब क्या बच जाएंगे? कितने ऐसे पीपल बच जाएंगे जो केवल टी पसंद करते हैं? 30 टोटल थे, 12 यहाँ पे आ गए, 3 यहाँ पे आ गए, 15। 30 में से 15 लेस करेंगे तो क्या बचेगा आपका? 15। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि जो केवल चाय पसंद करते हैं, तो होते 15 इसका आंसर। कोई पूछता है कि जो चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं, तो आंसर होता 3। अब केवल जो कॉफी है वो 12 दिया हुआ है, लेकिन इसने पूछा है केवल जो टी पसंद करते हैं, तो टी वाले कौन से होंगे? ये जो सर्कल वाले हैं। तो 15 + 3 क्या हो जाएगा? अब मुझे इस बात से मतलब नहीं कॉफी पसंद करता है नहीं करता, मुझे चाय वाले नहीं है। तो 15 + 3 क्या हो जाएगा? 18। तो आंसर क्या आएगा इसका? 18। ऑप्शन क्या हो जाएगा 6 का? ए ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इफ P इज द सेट ऑफ पैरेललोग्राम एंड T इज द सेट ऑफ ट्रेपेजियम, देन P इंटरसेक्शन T इज। ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, पैरेललोग्राम होता है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेलल होती है, और ट्रेपेजियम होती है जिसकी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होती है और वन पेयर क्या होती है? नॉन पैरेलल साइड होते हैं। ये फर्स्ट फिगर हो गया पैरेललोग्राम का, और ये हो गया आपका ट्रेपेजियम का। अब P इंटरसेक्शन T देखना है। अब देखिए, जितनी भी पैरेललोग्राम होंगी वो सभी ट्रेपेजियम कहलाएंगे, लेकिन ऑल ट्रेपेजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि ट्रेपेजियम की तो केवल एक अपोजिट साइड पैरेलल होती है और एक वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होती है? नॉन पैरेलल। तो ट्रेपेजियम को आप पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते, लेकिन पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, इसलिए पैरेललोग्राम को आप ट्रेपेजियम बोल सकते हैं। तो इट मीन्स P इंटरसेक्शन T, तो जो दोनों की प्रॉपर्टी को फॉलो करे वो इसमें कौन हो जाएगा? पैरेललोग्राम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि P पैरेललोग्राम आ जाएगा इसका आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होगा।
तो चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 क्वेश्चन क्या है आपके पास, इफ x, y and z are three set such that S is a superset of y and y is a superset of z, जैसे मैं लिखता हूँ A is a subset of B, इट मीन्स होगा A B का सबसेट और तो B A के लिए किसका काम करेगा, सुपरसेट का। तो इसको अगर मैं सिस्टमेटिक तरीके से लिखूं तो Z सबसेट होगा Y का, Y सबसेट होगा X का। अब आपको बताना है देन X यूनियन Y यूनियन Z माइनस X इंटरसेक्शन Y इंटरसेक्शन Z इज इक्वल टू। अब देखिए यूनियन में तो कौन से एलिमेंट आते हैं, जो कॉमन है वो भी, जो नहीं है वो भी, सभी एलिमेंट आएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए Z सबसेट है किसका, Y का, Y सबसेट है X का, तो X के सभी एलिमेंट आ जाएंगे इसमें माइनस में, क्योंकि X में सारे एलिमेंट आएंगे, उसमें Y के भी Z के भी, और यूनियन में सबसे बड़े वाला सेट ही आता है। अब X इंटरसेक्शन Y इंटरसेक्शन Z, इसमें जो सबसे छोटे वाला होगा, यानी कि Z जो है वो सबसेट है Y का, Y सबसेट है X का, तो इसमें क्या आएगा आपका Z आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा X माइनस Z। देखिए ऑप्शन में है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन हो जाएगा, X माइनस Z इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जैसा भी हमने क्वेश्चन नंबर आपका 5th किया था, सेम एज इट इज है। डिफरेंस इतना है, उसमें यूनियन दिया हुआ था और इसमें आपको क्या दिया हुआ है, इंटरसेक्शन दिया हुआ है। तो देखिए 9th क्वेश्चन में क्या आएगा, एन ए एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, उसमें एक्स माइनस वन दिया हुआ था, ए वन सबसेट ए टू सबसेट अप टू ए 99 तक है, और ये किसका साइन है, यूनियन का। तो इसमें कौन सा है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कौन है, जो सुपर सेट कौन है, ए 99। तो एन ए यूनियन ए टू यूनियन अप टू ए 99 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एन ए 99। अब एन ए एक्स इज इक्वल टू किसके, एक्स प्लस वन के, तो एन ए 99 किसके इक्वल हो जाएगा, 99 प्लस वन, यानी कि किसके इक्वल आएगा, 100। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 100 आंसर हो जाएगा इसका 9 का। तो इजी है, ये भी कर सकते हैं आप। तो चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। ये भी इजी क्वेश्चन है। देखिए, इन अ क्लास एवरी स्टूडेंट कैन स्पीक आइदर इंग्लिश, every student can speak either English or Telugu. The number of students who can speak only English, the number of students who can speak only Telugu, and the number of students who can speak both English and Telugu are equal. Then which of the following can represent the number of students of the class? देखिए इसने क्या क्या है, ये बोल रहा है कि इन ए क्लास एवरी स्टूडेंट कैन स्पीक आइदर इंग्लिश और तेलुगु। जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास के अंदर वो या तो इंग्लिश बोलते हैं या तेलुगु बोलते हैं। मान लो ए डिनोट कर रहा है जो इंग्लिश बोलते हैं और टी डिनोट कर रहा है जो तेलुगु बोलते हैं। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट वो स्पीक ओनली इंग्लिश, जो केवल इंग्लिश बोलते हैं, नॉट तेलुगु, तो ओनली ए, इससे डिनोट कर दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक ओनली तेलुगु, तो एन ओनली बी, बी से डिनोट कर दिया जो तेलुगु बोलते हैं। तो ये किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट वो स्पीक ओनली तेलुगु। द नंबर ऑफ स्टूडेंट वो कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड तेलुगु आर इक्वल, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, जो दोनों बोलते हैं इंग्लिश भी और तेलुगु भी। तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने, यानी फॉर्मूला होगा एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ओनली ए प्लस एन ओनली बी प्लस एन ओनली एन ए इंटरसेक्शन बी। तो आप देखिए इन सब का जो सम है ये किसके इक्वल होगा, एन ए यूनियन बी का। अब इनकी वैल्यू क्या आएगी, जो इक्वल होगी। अब देखिए तो इसका जो आंसर होगा आपका वो क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, क्योंकि 15 15 और 15 तो किसके इक्वल होगा, 45 के। और किसी का भी पेयर जो है इक्वल नहीं बैठता, तो 20 का भी नहीं होगा आपका, 25 का भी नहीं और 50 का भी नहीं, तो किसके इक्वल होगा, 45 के इक्वल आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 45 हो जाएगा 10th का आंसर। तो ये आपका 10th क्वेश्चन हो गया। तो चलिए अब बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। 11th क्वेश्चन क्या आपके पास, इफ 2x minus y comma x plus y is equal to 1 comma 11 then the value of x and y respectively। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। दो ऑर्डर पेयर
जब इक्वल होते हैं तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। तो इट मीन्स 2x माइनस वाई इज इक्वल टू किसके हो जाएगा आपका 1 के, और x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 11। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल दीजिए, x माइनस में x हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, 2x माइनस 11 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 11, बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाली टर्म माइनस की और माइनस वाली टर्म प्लस की इज इक्वल टू 1। तो 2x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 3x, और ये 11 उधर जाके 1 प्लस 11 इज इक्वल टू हो जाएगा 12। तो इट मीन्स आपकी जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 12/3, 3 4 जो 12, तो 4 आ जाएगी x की वैल्यू। अब ये इसके अंदर पुट कर देंगे तो 11 माइनस 4, तो y क्या आ जाएगा आपका, y हो जाएगा आपका 7। तो x 4 और y 7। अब ऑप्शन में देखिए क्या ऑप्शन है आपके पास, x 4 और y 7। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है x4 और y7, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, x4 और y7। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। अ रिलेशन बिटवीन टू पर्सन इज डिफाइंड, अ रिलेशन बिटवीन टू पर्सन इज डिफाइंड एज फॉलो। दो व्यक्तियों के बीच में जो रिलेशन है उसको डिफाइन किया हुआ है, A is related to B if A and B born in different months। A जो है B से रिलेटेड होगा कब, जब वो दोनों के दोनों पैदा हुए हों अलग अलग महीने में। तो R कौन सा रिलेशन होगा, देखिए मान लीजिए A जनवरी के महीने में हुआ और B जो है वो फरवरी के महीने में हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, A एंड B बोर्न इन डिफरेंट मंथ। या मैं ये भी तो बात लिख सकता हूँ B एंड A आर बोर्न इन डिफरेंट मंथ, तो दोनों ही बात सही है। तो ये कौन सा रिलेशन कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में होते हैं जो डबलेट है, सिमेट्रिक में अगर A कॉमा B बिलोंग करता है तो B कॉमा A भी बिलोंग करना चाहिए, तो वो सिमेट्रिक होता है। ये कंप्लीट क्या रिफ्लेक्सिव होते हैं, कौन से सिमेट्रिक, कौन से ट्रांजिटिव, कौन से इक्विवेलेंस, इसके लिए आप मेरा 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर देख सकते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। उसमें मैंने अच्छे से समझाया हुआ है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, इक्विवेलेंस। तो इसका आंसर क्या आएगा बी, क्योंकि यहाँ पर A कॉमा बी और B कॉमा ए दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं, तो ये कौन सा आंसर होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा, ऑप्शन बी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। इफ A इज अ नॉन एम्प्टी सेट देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। ये कह रहा है A अगर नॉन एम्प्टी सेट है, इट मीन्स A सेट के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट जरूर प्रेजेंट है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो आपको बताना है इनमें से कौन सी बात फॉल्स होगी। P कह रहा है देयर इज एटलीस्ट वन रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन A, और Q कह रहा है देयर इज एटलीस्ट वन सिमेट्रिक रिलेशन ऑन A। ये कह रहा है कि कम से कम इसमें एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन जरूर होगा। दूसरा क्या है कि इसके अंदर एक सिमेट्रिक रिलेशन जरूर होगा, लेकिन इसका आंसर आएगा नाइदर P नॉर Q। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं अब। In a set of teachers of a school, two teachers are said to be related if they teach the same subject, then the relation is। ये कह रहा है इन ए सेट ऑफ टीचर ऑफ स्कूल, एक स्कूल के अंदर टीचर्स हैं उनका सेट है, टू टीचर्स आर सेट टू बी रिलेटेड, यानी कि दोनों टीचर्स का आपस में रिलेशन तभी होगा इफ़ दे टीच द सेम सब्जेक्ट, अगर वो एक ही सब्जेक्ट पर, जैसे हिंदी है तो हिंदी, मैथ है तो मैथ, देन द रिलेशन इज। तो आपको बताना है कि ये जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन होगा। तो देखिए 14th में कैसा रिलेशन होगा, ये देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, अगर ए बिलोंग्स कर रहा है सेट ए से तो ए कॉमा ए बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन से। तो यहाँ पर ऐसा ही होगा, अगर एक टीचर हिंदी से रिलेटेड है, दूसरा भी हिंदी से होगा, एक मैथ से तो वो भी मैथ से ही होगा, दूसरा इंग्लिश से तो इंग्लिश से, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही। अब ये एक तरह से आइडेंटिटी रिलेशन की कंडीशन बन जाएगी आपकी। और आइडेंटिटी रिलेशंस क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, तो उसके रिलेशन के अंदर एलिमेंट आना चाहिए 1 1 2 2 3 3, यानी कि जो भी सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं वो सब उसके रिलेशन में प्रेजेंट होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, आंसर डी हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होते हैं ये सब कुछ आप मेरा 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर देख सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं।
if a is equal to x comma y comma z, then the relation r x comma x y comma y z comma z z comma x और z comma y is, आपको बताना है कैसा रिलेशन होगा, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक या फिर ट्रांजिटिव। अब देखिए सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, अगर x कोमा वाई बिलोंग कर रहा है और y कोमा जेड बिलोंग कर रहा है तो x कोमा जेड भी इससे बिलोंग करना चाहिए। तो अब देखिए x कोमा x, y कोमा y, z कोमा z और z कोमा x, इसका z कोमा x आ ही रहा है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी होगा आपका और एंटी सिमेट्रिक रिलेशन भी होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन, ये जो भी 2-4 क्वेश्चन हैं, ये आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव क्या होते हैं, सिमेट्रिक क्या होते हैं, ट्रांजिटिव क्या होता है, वो टॉप, तभी आप इसको कर पाएंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो आज हम 15 क्वेश्चन करेंगे, कल नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस करेंगे इसके। तो अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल मैथ्स स्टडी स्टेशन विद पीके सर। थैंक यू।